नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 27 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग डीओआईटी के अधिकारी प्रद्युमन दीक्षित के खिलाफ राजकोट में फर्जी तरीके से पत्नी की नियुक्ति दिखाकर हर महीने 1,60,000 रुपये वेतन उठाने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पत्नी को दिए जाने वाले वेतन के बिल पर साइन भी अधिकारी पति ही करता था। मामले में परिवादी टीएन शर्मा ने राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त निदेशक प्रद्युमन दीक्षित, उनकी पत्नी पूनम दीक्षित और उप निदेशक राकेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत दी है। एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने जांच के दौरान पूनम दीक्षित के बैंक खातों का रिकॉर्ड जब्त किया। जांच में प्रद्युमन और पूनम का संयुक्त बैंक खाता एसबीआई तिलक मार्ग में मिला, जिसमें नियमित बड़ी रकम ट्रांसफर होती रही है। वर्ष 2017 से 2019 के बीच खाते में कई बार संदिग्ध लेन देन हुए। इसमें 25-25 हजार रुपए की करीब 15 किश्तों में पैसे जमा करवाने की बात सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा में पास कैंडिडेट्स को डिटेल आवेदन फॉर्म और सर्विस प्रायोरिटी ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए लिंक केवल 30 अक्टूबर से 10 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के संबंध में जारी किए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के अंतर्गत आयोग की वेबसाइट पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का सेवावार पदक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा ऑफलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजधानी के प्रमुख आयोजनों में से एक खोले के हनुमान मंदिर में लक्खी अन्नकूट महोत्सव 9 नवंबर को होगा। खोले के हनुमान जी स्थित नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री बीएल शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित 11 शिवालय समेत खोले के हनुमान जी, रामचंद्र जी, प्रेम भाया, गायत्री माता, गंगा माता सहित अन्य मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। आसपास के क्षेत्र के 61 मंदिरों में भी मूंग, मोठ, बाजरा, चावल, मिक्स सब्जी और पूड़ी सहित अन्य व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। इससे पूर्व सुबह हनुमान जी का अभिषेक कर चोला धारण करवाया जाएगा। अनुपम श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। करीब 1.25 लाख श्रद्धालु पंगत प्रसादी ग्रहण करेंगे। इसके लिए 41 भट्टियों पर 450 से ज्यादा हलवाई प्रसादी तैयार करेंगे। शहर के विभिन्न मंदिरों में ठाकुर जी को सैकड़ों व्यंजन अर्पित किए जाएंगे। पंजाब के लुधियाना जिले के गुरु नानक स्टेडियम में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सेना की अग्निवीर भर्ती रैली होगी। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह भर्ती रैली लुधियाना, मोगा, रूपनगर और मोहाली जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की जा रही है। डीसी ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पुलिस को भीड़ नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर, एम्बुलेंस और ड्रग टेस्टिंग सुविधा तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं नगर निगम को सफाई, मोबाइल शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। दीग जिले के भिलमका गांव में पुलिस ने कई मामलों में वांछित साइबर ठगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चलाकर 30 आरोपियों को हिरासत में लिया। कार्रवाई में पुलिस ने 28 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, कई पैन और एटीएम कार्ड समेत संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। पुलिस ने 4 ट्रैक्टर, 2 बाइक और 2 कारों के दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना ने बताया कि एएसपी अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में डीएसपी, थानाधिकारी, डीएसटी टीम और क्यूआरटी सहित करीब 100 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल थे। 2 घंटे तक चले इस अभियान के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि साइबर ठगी करने वालों के लिए अब गांवों में भी कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब 22 नवंबर तक नवीनीकरण करवाया जा सकेगा। इस संबंध में आयुक्तालय
कॉलेज शिक्षा ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर उत्तरार्ध के लिए प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी महाविद्यालयों को स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर उत्तरार्ध के लिए पूर्णतः अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत समस्त स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर पूर्वार्ध के प्रवेशित विद्यार्थियों को स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों की परीक्षा होने के बाद अथवा संबंध विधि के नियमानुसार ही अगले सेमेस्टर या अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना है। इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डेटा ई-मित्र पर पोस्ट किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 26 वर्षीय चारा कारोबारी मारूफ के मर्डर के पीछे कॉल गर्ल का किस्सा सामने आया है। यूपी कौसी कलां की कारोबारी की 21 अक्टूबर को ही बड़खल के एक गेस्ट हाउस में युवती से मुलाकात हुई थी। यहीं से दोनों की पहचान बढ़ी। इसके बाद युवती ने फोन करके मारूफ को दोबारा मिलने बुलाया। 23 अक्टूबर को उसी गेस्ट हाउस में दोनों फिर मिले। इसी बीच युवती के बॉयफ्रेंड को पता चल गया। वह गेस्ट हाउस पहुंचा, मारूफ को बाहर बुलाकर उससे झगड़ा किया। बात इतनी बड़ी कि उसकी हत्या कर दी। 24 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने मारूफ के परिजनों को कॉल कर घटना की जानकारी दी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को युवती की कॉल आने वाली बात बताई है। वो युवती कॉल गर्ल है। वहीं ओल्ड फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि युवती यहाँ कॉल गर्ल की भूमिका की भी जांच हो रही है। आरएस 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के रिजल्ट का फर्जी जातिवार आंकड़ा सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने अजमेर जिले के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। फर्जी मैसेज में सचिव मेहता के हस्ताक्षर और आरपीएससी का लोगो कूट रचित कर लगाया गया है। थाना प्रभारी शंभू सिंह के अनुसार आयोग के सचिव की रिपोर्ट की बताया कि आरएस 2023 परिणाम के अगले दिन ही कतिपय शरारती तत्व ने सोशल मीडिया साइट पर 972 पदों में से किस जाति के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, इसका कूटरचित विवरण जारी कर दिया था। इस फर्जी मैसेज में आयोग सचिव मेहता के हस्ताक्षर और आरपीएससी का लोगो भी लगाया गया था। इससे पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों में हलचल मच गई थी, जबकि आयोग द्वारा इस तरह के किसी भी प्रकार के आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब स्कूल के बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले कल की दुनिया के लिए खुद को भविष्य के टेक्नोलॉजी में तैयार कर पाएंगे। इसी सोच के साथ सीबीएसई आईबीएम के सहयोग से फ्यूचर टेक ओलंपियाड 2025 आयोजित कर रहा है। यह ओलंपियाड स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सस्टेनेबिलिटी की समझ देने का एक अनोखा मौका देगा। प्रतियोगिता 28 नवंबर तक ऑनलाइन आयोजित होगी। इसमें कक्षा 7 से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। परीक्षा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। कक्षा 7 और 8 के लिए 30 मिनट में 40 सवाल, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए 45 मिनट में 60 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे विषयों को शामिल किया है। स्टूडेंट्स प्रतियोगिता के लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जयपुर के साइबर क्राइम ब्रांच ने आमजन को एक नए प्रकार की साइबर ठगी, फर्जी कोर्ट समन और वारंट धोखाधड़ी के प्रति सचेत किया है। अपराधी खुद को न्यायालय अधिकारी या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और ऑनलाइन माध्यम से ठगी कर रहे हैं। साइबर क्राइम में डीआईजी विकास शर्मा ने बताया कि ठग अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। वे डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्जी सम्मन, वारंट या एफआईआर नोटिस व्हाट्सएप व ईमेल से भेजते हैं और जमानत या केस निरस्तीकरण शुल्क के नाम पर ऑनलाइन पैसे मांगते हैं। और अपराधी आमतौर पर पहले धमकी भरे नोटिस भेजते हैं और खुद को कोर्ट या पुलिस अधिकारी बताते हैं। कई मामलों में लोग डर के कारण उनके कहे अनुसार भुगतान भी कर देते हैं। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है तो तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। अलवर जिले में पड़ोसियों से झगड़े के मामले में एसपी से मिलकर घर लौटते समय एक महिला की मौत हो गई। ततारपुर थाना क्षेत्र के जिंदोली गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ततारपुर निवासी देवराज मेघवाल की 49 वर्षीय पत्नी
निर्मला देवी अपने बेटे दीपक के साथ शुक्रवार को पड़ोसियों से हुए झगड़े में कार्रवाई नहीं होने पर एसपी से मिलने अलवर गई थी। वापस लौटते समय शुक्रवार शाम जिंदोली गांव के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को तत्काल अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ततारपुर थाना अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हादसे से जुड़ी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।